चलिए एक बार फिर से स्वागत है पार्ट 2 में महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी को जानने के लिए। तो हम थे कि महारानी के लिए एक और शर्त था, और वह शर्त था कि उनके 60,000 रुपया जो सालाना खर्च दिया जाएगा उसी में से उनके पति के कर्ज का भी कटौती किया जाएगा। ये अंग्रेज रानी के ऊपर एक पर एक बेरहम शर्त लगाते जा रहे थे। तब रानी ने क्या निश्चय किया? तब रानी ने निश्चय किया, हर हाल में झांसी की रक्षा करूंगी और झांसी नहीं दूंगी। तब उन्होंने आगे के क्रियाकलाप में क्या किया? उन्होंने एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया। 14,000 सैनिक, जिसमें बागी महिला पुरुष को शामिल किया गया। 14,000 सैनिकों को एक किया गया, उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें झांसी की आम जनता ने भी उसमें साथ देने का वादा किया। इस तरह से रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान का तैयारी करना शुरू कर दी। अब यहां यह देखना है कि यह तैयारी तो चल ही रहा था, लेकिन रानी के इस तैयारी में कौन लोगों ने साथ दिया? क्या उसने किसी से सहायता मांगी थी? और कौन लोग जिसने उनका साथ नहीं दिया? इनकी अमर इतिहास में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक महिला होकर अंग्रेजों के विरुद्ध इतनी बड़ी अभियान छेड़ रहा हो, तो रानी ने केवल अपने बल पर नहीं, उन्होंने जरूर और लोगों से सहायता तो मांगी होगी। अब सहायता मांगने की यदि बात आया है तो हम इस सहायता की बात को दो भागों में बांटते हैं। एक वे लोग जिन्होंने रानी को सहायता किया, और एक वे लोग जिन्होंने रानी को सहायता नहीं किया। रानी की सहायता करने वाले में सबसे पहले एक नंबर पर आते हैं बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय। ये मुस्लिम थे, लेकिन रानी की इनसे अच्छी मित्रता थी, रिलेशन था। कैसा वाला? तो रानी ने एक पत्र लिखा और पत्र में एक राखी भेजा, और उन्हें अपना छोटा भाई मानती थी। राखी भेजा और अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे सहायता मांगी। किसे? अली बहादुर द्वितीय से, जो कि बांदा के नवाब थे। तब नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ बहन की रक्षा करने पहुंचे थे। उसने भी फर्ज निभाया था, पहुंचे थे। हालांकि बाद में इन्हें इस सहायता के लिए युद्ध बाद आजीवन कारावास के तहत मऊ तथा बनारस के जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये मैंने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास को पढ़िएगा तो एक अद्भुत अनुभूति होगा। आगे देखिए, और सब बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरे नंबर पर थे, वो थे एक डाकिया था, जो इनकी पत्र को काफी रिक्स लेकर के, जो राखी वाला पत्र था जो अली बहादुर द्वितीय के पास भेजा जा रहा था, उस पत्र को वो लेकर गया था, जो रानी की बात को पहुंचाया उन तक, है ना। उनका नाम था लाला दुलारे लाल। बाद में इनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ। ये जो नवाब थे बांदा के अली बहादुर, ये कौन थे? तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बाजीराव द्वितीय और मस्तानी का प्रेम कहानी आपको पता होगा, जिससे बाजीराव ने शादी भी किया था। उन्हीं का पुत्र था, मस्तानी से उत्पन्न हुआ पुत्र। और ये बांदा के नवाब अली बहादुर और महारानी लक्ष्मीबाई अर्थात भाई बहन के प्रेम भारतीय इतिहास में इतना अमर हुआ है कि आज भी झांसी में हिंदू बहनें मुस्लिम भाइयों को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधने का काम करती है। यह एक अद्भुत संदेश है। अन्य सहायक में यदि देखा जाए तो भानपुर के राजा आदि रमन सिंह, ये भी सहायता किए थे रानी लक्ष्मीबाई का। उसके बाद इनके पास एक कुशल तोपची था जो तोप चलाता था, उसका नाम था गौस मोहम्मद खान। ये बहुत महान तोपची था। ये भारत नहीं, विश्व के दूसरा सबसे बड़ा तोप को चलाने वाला था। और आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के किले में 2 तोप था, जिसमें से एक का नाम था, 2 तोप था, जिसमें एक तोप का नाम था कड़क बिजली तोप, और दूसरे का नाम था भवानी शंकर तोप। कड़क बिजली तोप भवानी शंकर से बड़ा था।
कड़क बिजली नाम उसका इसलिए पड़ा था क्योंकि उस तोप से जब गोले छोड़े जाते थे तो आसमानों में ऐसा आवाज होता था जैसे बरसात के समय में यानी कि बिजली कड़कता हो, उससे भी तेज आवाज से, उससे भी भयानक आवाज होता था जिससे दुश्मन के रूहे कांप उठता था। इसलिए उसका नाम कड़क बिजली तोप था। उसे हर समय नहीं चलाया जाता था। उस तोप को गौस मोहम्मद खान चलाते थे। गौस मोहम्मद खान कैसे व्यक्ति थे, एक घटना से आप समझ सकते हैं कि जब युद्ध के दौरान एक 5000 सेना के पलटन के सेनापति ने जब रानी को धोखा दिया तो रानी चिंतित हो उठी और रानी ने यह सोचा कि अब युद्ध कैसे होगा, और यही बात अपने तोपची गौस मोहम्मद खान से पूछा था। तो गौस मोहम्मद खान ने रानी को जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? उन्होंने बताया था युद्ध होगा और वो भी सूरमा और बहादुर जैसे लड़ते हैं वैसे युद्ध होगा। इससे रानी ने खुश होकर अपने हाथ के सोने के कड़े को गौस मोहम्मद को भेंट कर दिया था। अद्भुत है। कड़क बिजली तोप की लंबाई 20 फीट बताई जाती है। यह सेकेंड लार्ज ऑफ द वर्ल्ड तोप है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। पहला तोप भी भारत में ही है, वह जयपुर किले में जयवाण तोप के नाम से जाना जाता है जो रखा गया। तो इन्हें सहायता करने वाले में कुशल तोपची गौस मोहम्मद का नाम आपने जाना। उसके बाद में अगर आगे हम बात करें तो अगला व्यक्ति है खुदा बख्श वसारत अली। ये भी रानी को सहायता किए थे। हिंदू मुसलमान करने वालों को आज ये कहानी जरूर सुनना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए। खुदा बख्श वसारत अली उनका नाम था। ये 1500 पठानों का एक वफादार कमांडर थे जो रानी के युद्ध में अंतिम तक अड़े रहे और रानी के लिए अपनी अंतिम सांस तक निछावर कर दिया। उसके बाद अगला व्यक्ति था सरदार गुल मोहम्मद खान। ये सारे लोगों ने लक्ष्मीबाई को सहायता करने वाले लोग, वो भी ऐसा वैसा नहीं, मर मिटने वाला सरदार गुल मोहम्मद खान। ये कौन था? ये रानी के अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड। इतना विश्वास पात्र था और कहा जाता है कि ये आखिरी सांस तक रानी की रक्षा किया और अंतिम समय में रानी के यानी कि घवाहिल शरीर को बाबा गंगादास की कुटिया में छुपाया और स्वयं वहां पर दम तोड़ दिया। जब रानी घवाहिल होकर अंतिम समय में जब गिर जाती हैं तो इसी ने ले जाकर के कुटिया में छुपाया और ये स्वयं इतना घवाहिल हो चुका था कि वहां पर ये खुद ने दम तोड़ दिया। मरते दम तक रानी की रक्षा किया था, जिसका नाम था सरदार गुल मोहम्मद खान। उसके बाद आता है तात्या टोपे। इन्होंने भी रानी का भरपूर सहयोग किया था। तात्या टोपे भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में से एक योद्धा ये भी है। इनको भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। अब ये तात्या टोपे, इनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कई एग्जाम में पूछता भी है कि तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था। और ये मराठी ब्राह्मण थे जिनका जन्म नासिक में हुआ था। और ये कौन थे, क्या करते थे कि ये रानी की सहायता किए? तो तात्या टोपे जो थे वह कानपुर के पेशवा नाना साहब के सैन्य सलाहकार थे, एक तरह से सेनापति थे वो। और नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। जैसा कि अभी महारानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र लिया, किसका, क्या नाम था उसका, बताइए आप लोग कमेंट में। दामोदर राव। उसी तरह से दत्तक पुत्र थे नाना साहब किसके? बाजीराव द्वितीय के। तो बाजीराव द्वितीय नाना साहब उनके दत्तक पुत्र हुए। इस हिसाब से बाजीराव से पहले से ही संबंध जुड़ा हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का। तो ये सब आपस में घुले मिले हुए थे, इसलिए लक्ष्मीबाई का सहयोग मिलना वहां से स्वाभाविक था। और 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे ने सहायता भी किया था जब उनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया था। तो आगे हम उस कहानी को वृत्तांत से जानेंगे। अगली जिन्होंने इनको सहयोग किया था वह थी इन्हीं की महिला सैनिकों में एक सैनिक थी झलकारी बाई। यह नाम याद रखिएगा, यह कोई आम नाम नहीं है। यह रानी को बहुत सहायता की थी। झलकारी बाई रानी की हमशक्ल थी और यह रानी को कई जगह पर सहयोग की थी। रानी के कहा जाता है कि कई जगहों पर यह रानी की भेष पकड़कर अंग्रेजों को चकमा देकर के रानी की रक्षा की हुई थी।
जिसे झलकारी बाई कहा गया। अब आगे हम बात करते हैं वे लोग जो रानी को सहायता नहीं किया था, सहायता नहीं किया था। उसमें कौन आता है? तो उसमें सबसे एक नंबर पर आता है, उसका नाम है इनका देवर धुराजी राव। इनका खुद का देवर धुराजी राव, ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। इसने उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया। यह रानी के जीवन की सबसे कमजोर पॉइंट है। आगे भी इनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा और आपका खून खौल उठेगा, मुझे पता है। दूसरे नंबर पर ओरछा और दतिया के राजाओं ने उल्टा झांसी पर हमला किया। कब? जब लक्ष्मीबाई असहाय हो चुकी थी। उनके बगल के जो राजवंश थे उन्हें साथ देना चाहिए, दतिया और ओरछा के राजा, तो वो लोग स्वयं उस पर हमला कर लिया, उसके कमजोर समझने के लिए कि हम उसके राज्य को हड़प लेंगे। हमला किया। कारण क्यों? क्योंकि रानी का मराठों से नजदीकी था और ये लोग मराठों से क्या करते थे? नफरत करते थे। आगे हम बताएंगे क्यों नफरत करते थे ये लोग। तीसरा था ग्वालियर का सिंधिया राजघराना। सिंधिया का रानी का साथ न देना, ये भारत, ये केवल झांसी की हार नहीं, ये भारत के नसीब में और 100 साल जो गुलामी लिखाई 1857 के क्रांति के समय, वह सिंधिया राजघराना का झांसी का साथ न देने के कारण ही हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि सिंधिया यदि झांसी की रानी का साथ दिया होता तो अंग्रेजों का काम तमाम उसी समय हो जाता और भारत उसी समय आजाद हो जाता। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई का साथ सिंधिया नहीं दिया, तो उस दिन केवल लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया ऐसी बात नहीं है, उस दिन वह भारत का साथ नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि भारत के नसीब में 100 वर्ष की और गुलामी लिख गई। आगे हम इस पर बात करेंगे। सिंधिया के बारे में बताया जाता है कि वो साथ क्यों नहीं दिए, क्योंकि सिंधिया राजघराना वेलेजली के सहायक संधि के तहत वह पहले से अंग्रेजों के अधीन था और सिंधिया के राजा सिंधिया खानदान के कोई व्यक्ति नहीं था उस समय। उस समय अंग्रेजों का एक चाटुकार जो कि सिंधिया राजघराने का क्या था, एक छोटा सा दीवान था, वह अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर सिंधिया राजघराने या सिंधिया राज्य का संचालन कर रहा था, जिसका नाम था दिनकर रघुनाथ राव। वो संचालन कर रहा था। तो यहां समझने की जरूरत है कि सिंधिया साथ देने में कुछ हद तक असमर्थ भी था, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन उनके ऊपर आरोप गलत नहीं है। जब वक्त चल रही थी भारत को आजाद कराने का, तो क्या अंग्रेजों की अधीनता, क्या अंग्रेजों का साथ देना? उस समय सारे बंधन तोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह की सहायक संधि कुछ भी हो। उस समय एक तरफा भारतीय नीति के तहत लक्ष्मीबाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था सिंधिया राजघराने को, चाहे वह किसी भी एग्रीमेंट से क्यों नहीं बंधा था। इसीलिए भारतीय इतिहास में सिंधिया के ऊपर यह आरोप लगता है। कुछ इतिहासकार इसे गलत मानते हैं तो कुछ इतिहासकार इसको सही मानते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि मतलब सिंधिया अंग्रेजों के अधीन थे और वहां सिंधिया वंश के राजा गद्दी पर क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि सिंधिया राजवंश के जो राजा थे, महाराजा जयाजी राव सिंधिया, वह नाबालिग थे, मात्र 8 वर्ष के थे और उन्हें वह गद्दी पर नहीं बिठा सकता था। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में, उनके नाबालिग होने के चलते, उनके जो दीवान थे, उस दीवान को क्या किया गया था? सिंधिया का राजा बनाकर या राज्य संचालक बनाकर अंग्रेजों ने रखा था। तो सिंधिया ने भी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। अब साथ देने वालों का लिस्ट आपको पता है और नहीं देने वालों का लिस्ट भी आपके पास पता है ना? तो अगर देखा जाए सिंधिया राजघराने के विषय में, तो कहा जा रहा है कि भारत की सेकेंड सबसे ताकतवर राजवंश था। 1 नंबर पर कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। तो भाई वो तो हैदराबाद में था, ये कहां झांसी की बात हो रही है, यूपी की, ग्वालियर की, तो इससे ऊपर वही था। चलिए, तो अभी आपने क्या देखा कि किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया। वीडियो लंबा न हो इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हम मिलते हैं तीसरे पार्ट में इसकी आगे की कहानी को लेकर। तो आइए मिलिए तीसरे पार्ट में।